गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज हम पहले चैप्टर रिवाइज करेंगे, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर 18 है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। ये आपके रिवीजन टेस्ट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड टॉपिक हमने रिवाइज करना है उपसर्ग, और बाकी शॉर्ट ग्रामर वी विल डिस्कस डे आफ्टर टुमारो। ये संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। इस चैप्टर, ये चैप्टर किसके बारे में है? हैंड रेज करना है सभी ने, जिसको आंसर आता है बोलिए। धनराज क्या? धनराज पिल्ले के बारे में ये चैप्टर है, और इस चैप्टर में उनका साक्षात्कार लिया गया है, उनकी इंटरव्यू ली गई है, और ये इंटरव्यू उनकी विनीता पांडे जी ने ली है। और ये तब ली गई है, किस अवसर पर ली गई थी ये इंटरव्यू? जब उनका जन्म दिवस था, 35वां जन्म दिवस था उनका। तब उनसे जो बातचीत की गई थी उसी का थोड़ा सा अंश हमारी इस बुक में है, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 18 में। तो विनीता जी धनराज पिल्ले से बहुत से क्वेश्चंस पूछती हैं उनके परिवार के बारे में, किस प्रकार से वो गरीबी से लेके इतने बड़े हॉकी के प्लेयर, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए। और धनराज पिल्ले भी इस बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की। अब क्या बताते हैं अपने परिवार के बारे में? वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, पुणे में रहते थे, छोटी सी गलियों में उनका घर था। वहां से उठकर वो एक बहुत बड़े सितारे बने, हॉकी के खिलाड़ी बने। तो क्या क्या बताया उन्होंने, बचपन के बारे में क्या बताया? सिर्फ मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी जो आपने मुझे आंसर्स देने हैं। अब हॉकी के खिलाड़ी ने बचपन के बारे में क्या बताया था? बचपन बहुत गरीबी में था और हॉकी तक खरीदता, हॉकी खरीदने तक की पैसे नहीं थे। बचपन के बारे में सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई थी कि बचपन उनका गरीबी में बीता। उनके पास अपनी हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं होते थे, और वो क्या करते थे, जब उनके दोस्त हॉकी खेलते थे तो जब वो हॉकी खेल लेते थे उसके बाद उनको हॉकी की स्टिक मिलती थी और फिर वो खेलते थे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता था? उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, वेट करनी पड़ती थी कि कब ये हॉकी के प्लेयर जो मेरे दोस्त हैं ये खेल चुकेंगे, उसके बाद मुझे वो हॉकी की स्टिक मिलेगी और फिर मैं खेलूंगा। तो इसके लिए उनको बड़े धीरज के साथ वेट करनी पड़ती थी, और ये उनको अच्छा नहीं लगता था। और उनको पहली हॉकी की स्टिक कब मिली थी? बाकी कोई और स्टूडेंट गर्ल्स, पहली हॉकी की स्टिक उनको कब मिली थी? उन्हें पहली हॉकी की स्टिक तब मिली थी जब उनके बड़ी भाई को भारतीय कैंप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। वेरी गुड। अब इसका मतलब ये है कि उनको पहली हॉकी की स्टिक तब मिली थी जब उनके बड़े भाई को हॉकी की टीम में, कैंप में सिलेक्ट कर लिया गया। तो उनकी जो हॉकी की स्टिक थी उन्होंने नई ले ली, और जो उनकी हॉकी की स्टिक थी, बड़ी जो उनके बड़े भाई की हॉकी की स्टिक थी, वो उनको मिल गई। वो पुरानी स्टिक थी लेकिन उनके लिए बहुत कीमती थी। क्यों कीमती थी? क्योंकि उनकी पहली स्टिक थी, क्योंकि वो उनकी अपनी स्टिक थी। अब वो अपनी उस स्टिक से जब मर्जी खेल सकते थे, उनको किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी। इसके बाद अपने परिवार के बारे में क्या बताते हैं धनराज पिल्ले? अपने परिवार के बारे में क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा स्नेह उन्हें अपनी माँ से था। अपने परिवार को उन्होंने बहुत ऊपर स्थान दिया, और अपनी माँ को वो चाहे कहीं भी खेलने जाएं, आज भी वो ये बात करते हैं कि जब वो अगर कहीं भी खेलने जाते थे तो दिन में एक बार अपनी माँ को फोन जरूर करते थे, और उनकी माँ उनकी प्रेरणा स्रोत थी। उनकी माँ ने उनको ये शिक्षा दी थी कि चाहे जीवन में जितनी मर्जी बड़ी परेशानियां आ जाएं, चाहे जीवन में जितनी मर्जी बड़ी बुलंदियों पे तुम चढ़ो, लेकिन तुम्हें क्या नहीं करना है? घमंड नहीं करना है। क्योंकि घमंड करने से इंसान आसमान से नीचे गिर जाता है, क्योंकि घमंड इंसान को चकनाचूर कर देता है। और ये बात धनराज पिल्ले जी ने अपने जीवन में बिठाई। उन्होंने कैसे बिठाई अपने जीवन में? उन्होंने बहुत बड़े, वो सर्वश्रेष्ठ हॉकी के प्लेयर बन गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। और वो क्या करते थे, अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटीज बन जाता है, कोई बहुत बड़ा सितारा बन जाता है, तो वो लोकल ट्रेनों में सफर नहीं करता। उसको लगता है कि मुझे शर्म आ रही है लोकल ट्रेन में, बस में सफर करना। हम देखते हैं ना कि कोई नहीं करता है, सबके पास अपनी गाड़ियां होती हैं।
लेकिन धनराज पिल्ले जी लोकल ट्रेन में भी सफर करने से उन्होंने कभी भी इसमें शर्म महसूस नहीं की। उन्होंने कभी भी शर्म महसूस नहीं की। और एक बार क्या हुआ कि जब उनको लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक फोटोग्राफर ने देखा कि अरे इस लोकल ट्रेन में कौन बैठा हुआ है, धनराज पिल्ले बैठे हुए हैं। उन्होंने उनकी एक फोटो क्लिक की और अगले दिन समाचार पत्र में छाप दी कि धनराज पिल्ले इतने हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं और वो आज भी क्या करते हैं, लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। और उस समय उनको ये बात लगी, इस बात का एहसास हुआ कि वो वाकई एक बहुत बड़े सितारे बन गए हैं। लेकिन ये कामयाबी उनको ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे जो उनकी परिश्रम था, ये सबसे बड़ा तो काम था, वो उनका जो सबसे बड़ा जरिया था वो परिश्रम था। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति परिश्रम के द्वारा ही सफलता प्राप्त करता है। उनके स्वभाव के बारे में चैप्टर का नाम क्या है, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। अब तुनक मिजाज क्या होता है, हमने पूरा देख लिया कि ये हॉकी के सितारे बन गए, इतने बड़े प्लेयर बन गए, परिवार को उन्होंने ये स्थान दिया। लेकिन तुनक मिजाज जो हमारे चैप्टर का हेडिंग है उसका क्या मतलब है, गुस्से वाला। तुनक मिजाज गुस्से वाला, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो वो खुद ही बताते हैं कि उनको वाकई जीवन में उनको जो भी उन्होंने प्राप्त किया उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और जो व्यक्ति जीवन में शुरू से ही, बचपन से ही संघर्ष करता आ रहा है, उसके जीवन में थोड़ा सा वो तुनक मिजाजी, थोड़ा सा गुस्से वाला बन जाता है। और यही वो इसकी वजह बताते हैं कि जीवन में जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया, संघर्ष करके। हर चीज उनको ऐसी नहीं मिली। अगर उनको 1985 में 1985 में उनको जूनियर टीम में पहली बार सिलेक्शन उनकी हुई, सिलेक्शन को हिंदी में कहते हैं चयन, उनका चयन हुआ 85 में। उनको पूरी उम्मीद थी कि ओलंपिक्स में उनका चयन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद 1986 में 1988 में उनको किसी जो एक बहुत बड़ा हमारा हॉकी का ओलंपिक्स थे, नेशनल्स थे, उसमें उनका चयन हो गया। और उसके बाद लगातार वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन वो पीछे मुड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनमें अहंकार आ गया था। पीछे मुड़ने का मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी, जिन हालात में भी वो इतने बड़े सितारे बने, उन हालात को वो नहीं भूले। उनको बेशक लोग कहते हैं कि वो बहुत ही चिड़चिड़े हैं, उनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि लोगों को उनके स्वभाव के बारे में पता चल गया था कि इनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो लोग क्या करते थे, उनको उकसाते थे ताकि उनको गुस्सा आए। और जब उनको गुस्सा आ जाता था तो फिर कहते थे कि ये तो बड़े ही चिड़चिड़े हैं, तुरंत मिजाज हो गए हैं। इसके पीछे उनके दोस्तों का, जो ऐसे लोगों का जो उनको उकसाते थे, उनको गुस्सा आए, और वो कई बार बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाते थे। उनको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था, क्रोध से भर जाते थे। और ये वो खुद मानते भी हैं कि ये बन गए ऐसे, वो शुरू से ही ऐसे थे। क्यों ऐसे थे शुरू से? क्योंकि जीवन में हर चीज को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया। पढ़ाई के बारे में वो बताते हैं कि वो बहुत ही फिसड्डी थे, कमजोर थे, पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। और वो ये भी कहते हैं कि अगर वो आज हॉकी के एक प्लेयर ना होते तो क्या होता है, किसी ऑफिस में वो उनको चपरासी की नौकरी भी ना मिलती। वो खुद ये बताते हैं कि वो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सारा परिश्रम किसमें लगा दिया, हॉकी खेलने में। हॉकी के गुण उन्होंने सीखे और इसीलिए वो एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए, क्योंकि उन्होंने अपना सारी मेहनत, सारा परिश्रम हॉकी खेलने में ही लगा दिया। तुनक मिजाजी के बारे में उन्होंने बताया कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे, इनसिक्योर फील करते थे, क्योंकि उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। हर छोटी बड़ी चीज के लिए उनको लेने के लिए उनको जीवन में संघर्ष करना पड़ा। परिवार के बारे में बताते, इसके बाद उन्होंने एक अपनी बहुत अच्छी घटना बताई है कि जब वो पहली बार कृत्रिम घास पर, कृत्रिम बनावटी, जो घास असली नहीं है, सिर्फ वो उगाई जाती है, बनावटी घास होती है, जिसके ऊपर जो बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं वहां पे वो घास होती है जिसके ऊपर हॉकी खेली जाती है। और जब वो पहली बार उस कृत्रिम घास पर खेले तो उनका वो अनुभव भी बताया गया है कि वो बार बार उस घास को छू छू के देख रहे थे कि वाकई ये घास कृत्रिम है। और तब उनके दो साथियों ने उनको समझाया, ये बताया कि किस प्रकार से इस घास पर खेला जाता है।
अपनी पहली कार के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली कार जो ली थी वो एक सेकंड हैंड थी, अरमाडा कार थी। लेकिन उसके बाद उनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी एक फ्लैट दिया गया, जिसके बारे में उन्होंने ये बताया कि ये फ्लैट, इतना बड़ा फ्लैट वो शायद कभी भी ना खरीद पाते, लेकिन ये फ्लैट उनको सरकार के द्वारा दिया गया। उनकी सबसे पहली कार फोर्ड आइकॉन थी, जो उन्होंने अपने पैसों की खरीदी थी, लेकिन जो पहली वाली कार थी वो उनको सरकार के द्वारा दी गई थी, और ये कार उन्होंने अपने पैसों से, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। उसके बाद एक छोटा सा घर भी लिया, जहाँ पे उन्होंने परिवार के साथ वो रहते थे। विदेश में जाकर भी इतना कुछ, उनका ये मानना है, वो एक बहुत बड़ी उनकी ये फिलॉसफी थी कि अगर हमें प्रसिद्धि मिली है, अगर हमें शोहरत मिली है, तो ये जरूरी नहीं है कि शोहरत मिलने से वो इंसान अमीर बन जाता है, उसके पास पैसा भी आएगा। शोहरत अलग है और पैसा अलग है। बहुत शोहरत मिली है उनको, लेकिन उनको उतना पैसा वो नहीं कमा पाए, ये वो खुद मानते हैं। उसके बाद विनीता पांडे जी ने उनसे लास्ट में क्या पूछा कि अगर वो इतने बड़े स्टार बन गए हैं आज, तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ, राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ भी उनका उठना बैठना हो जाता है, तब उनको कैसा लगता है? तो तो क्या आंसर देते हैं वो कि वाकई इतनी बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ बैठना वाकई ही उनकी जिंदगी में एक अहम स्थान रखता है। इससे उनको प्रतिष्ठा मिलती है, देश में भी और विदेश में। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है आपके मन में? आप धनराज पिल्ले की इमेज कैसी आपके माइंड में आती है कि वो कैसे व्यक्ति थे? ये आंसर आपने देना है। मैंने पूरी आपको समरी बता दी है चैप्टर की। अब आपने ये बताना है कि उनका चरित्र चित्रण करना है, उनके चरित्र के बारे में विशेषताएं बतानी है कि आपको क्या लगता है कि धनराज पिल्ले कैसे व्यक्ति थे? धनराज पिल्ले एक दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे थे और उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और मेहनती लोगों की सत्कार करने वाले और हमारे जैसे अच्छे दिल वाले। हाँ, सिट डाउन। देखो, तुनक मिजाजी तो उनके चैप्टर के हेडिंग में हमें बताइए कि वो तुनक मिजाज वाले थे, लेकिन इसके लिए वो क्या कहते हैं कि बेशक वो तुनक मिजाजी थे, लोग उनको मानते हैं, लेकिन फिर भी वो सरल हृदय थे। सरल हृदय, लोगों के प्रति उनके मन में दया के भाव थे, किसी को मुसीबत में नहीं देख सकते थे, ये बात थी। और हमें क्या पता लगता है कि अपने परिवार को वो अहम स्थान देते थे, अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, जीवन में हर चीज उन्हें संघर्ष से मिली, और इतना बड़ा हॉकी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद जब कोई इंसान बहुत सीढ़ियों पे चढ़ जाता है ना, बुलंदी की सीढ़ियों पे, तो क्या होता है? उसमें घमंड आ जाता है। लेकिन धनराज पिल्ले में घमंड नहीं आया। ये हमने बताना है कि हमें कैसे लगे धनराज पिल्ले ये चैप्टर पढ़ने के बाद। और धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की, ये हमें बताना है। इसमें हमें क्या क्या बताना है कि पहली बार जब उन्हें जूनियर टीम में उनकी सिलेक्शन हुई, फिर जब उसके बाद उनको पूरी उम्मीद थी कि उन्हें ओलंपिक्स में चुना जाएगा, लेकिन 57 खिलाड़ियों में भी उनका नाम नहीं आया। और उसके बाद 1988 में उनको चुन लिया गया। कहाँ चुन लिया गया उनको? ओलंपिक्स के नेशनल कैंप में। उनको लगा कि उनको बुलावा आएगा, लेकिन उनको नहीं चुना गया, और तब उनको बहुत ही मायूसी हुई, और ऑलविन एशिया कप में उनको चुन लिया गया। और उसके बाद वो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। इसका क्या मतलब है? मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। माँ ने उनको क्या सीख दी थी? माँ ने सीख दी थी कि अगर जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त कर लो तो उसमें कभी भी आपने घमंड नहीं करना है, और इस बात को उन्होंने अपनाया जीवन में। और जीवन में इतनी प्रसिद्धि, इतनी शोहरत प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने घमंड नहीं किया। तो ये कुछ चैप्टर, ये क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए इस चैप्टर के बारे में। किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस कर रहे हैं उपसर्ग।
नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग हमें पता है, हमने पहले भी PT 1, 2, 3 में ऑलरेडी किया हुआ है। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी वाक्यांश से पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका डिटेल हम ऑलरेडी तीनों टर्म्स में कर चुके हैं। सिर्फ एक थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन में यहाँ दे रही हूँ कि किस प्रकार से अगर पेपर में उपसर्ग का क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगते हैं, यहाँ उपसर्ग लगेगा और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कैसे लगेगा यहाँ पे? ये जो उपसर्ग है ये शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के भी अंश होते हैं। और ये हमेशा ही यहाँ मूल शब्द लगेगा, यहाँ पे हिंदी का कोई प्रॉपर वर्ड लगेगा जो हम बाद में लगाएंगे, पहले हम उपसर्ग लगाएंगे। ये उप लगाया हमने, उप के बाद हमने एक नया शब्द बनाया। हम उप के बाद कौन सा शब्द लगा सकते हैं कि हमारे पास एक नया शब्द आ जाए? उपवास। चलो, उप प्लस वास। अब ये वास तो हिंदी का प्रॉपर शब्द है, लेकिन ये उप जो है ये है उपसर्ग, ये उपसर्ग है। और जब ये वास के साथ लग गया तो दोनों ने मिलकर एक नया शब्द बनाया, उपवास। क्या मतलब होता है उपवास का? व्रत रखना, उपवास। जो हम जब हम खाना पीना नहीं करते हैं तो वो उपवास होता है। अब ये जो वास शब्द के साथ उपसर्ग लग गया है और इसमें एक नया शब्द बना दिया है। अब उपसर्ग से कोई और शब्द भी बना सकते हो? उपहार, उपवन, उपदेश। देखो कितने सारे लग गए ना। हमने उपसर्ग लगाया तो इसके बाद हमने मूल शब्द। एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम उपसर्ग लगाते हैं किसी भी शब्द के साथ, उपसर्ग को हमने अलग लिखना है। अगर हम अलग नहीं लिखेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो शब्द जिसके साथ हमने लगाया है वो हिंदी का प्रॉपर वर्ड है कि नहीं। अगर हम प्लस करके लिखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर आ जाएगा कि ये वास शब्द हिंदी का होता है, तो ये वास हिंदी का शब्द है, इसके साथ हमने उप लगाया है और ये उपवास बन गया है। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू के और संस्कृत के अव्यय, और इसके अलावा कुछ अंग्रेजी के भी अव्यय होते हैं, कुछ अंग्रेजी के भी अव्यय होते हैं। अब मैं कुछ उपसर्ग आपसे पूछ रही हूँ, आपने मुझे उनके आंसर्स देने हैं। ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आपने संस्कृत के ही प्रॉपर कोई वर्ड मैंने लगाया होगा या मैंने हिंदी का लगाया होगा या मैंने उर्दू का लगाया होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं इसमें देखिए सु, हमने सु उपसर्ग लगाया है। अब इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या वर्ड लगाना है? हमें सु लगाना है और एक नया वर्ड बनाना है। बना सकते हो? सुलेख, सुलेख हमने यहाँ पे लगाया सु प्लस लेख। प्लस करके ही हमने लिखना है, जब भी पेपर में भी लिखना है तो प्लस करके ही लिखना है। तो ये क्या बन गया? सुलेख क्या होता है? लेख का मतलब लिखना और सु मतलब अच्छा, अच्छा लेख। ये सुलेख हो गया, हमारी हैंडराइटिंग, सुंदर हैंडराइटिंग, उसको हम कहते हैं सुलेख। यस, सुगंध, सु प्लस, और आंसर जो आपने देना है वो प्लस करके देना है। ठीक है, एक और सु से सु प्लस मन, सुमन। बिल्कुल सही है। एक और लीजिए नी। अगर हम नी उपसर्ग लगा रहे हैं तो नी से क्या क्या शब्द आएंगे? निडर और निर्धन नहीं आएगा, है ना? निर्धन नहीं आएगा, उसमें र आ गया है। हमें सिर्फ नी लगाना है। निषाद, निपट, बिल्कुल सही है। हमने प्रॉपर वर्ड्स को अलग करके रखना है। जब हम अलग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये दूसरा वर्ड है, ये हिंदी का शब्द है, इसमें हमने उपसर्ग लगाया है। दुर्ग, एक दुर्ग वाला एग्जाम्पल देखिए जहां आप गलती करते हो। उपसर्ग है दुर्ग। अब हमें क्या करना है? हमें
दुर उपसर्ग लेकर दो शब्द बनाने हैं। अब दुर, अगर हमने दुर का मतलब क्या होता है? बुरा। तो दुर उपसर्ग लगा के अगर हमने कोई शब्द बनाना है, ये जो र है ये क्या है? पूरा है कि आधा है? ये आधा है ना। तो हमने इस आधे को अगले वाले वर्ड के ऊपर ये रेफ की मात्रा के रूप में चला जाएगा। अगले वाले वर्ड पे ये रेफ की मात्रा के रूप में चला जाएगा। अब दुर से हम क्या बना सकते हैं? दुराचार, दुर्जन, दुर्गुण। वेरी गुड। अब यहाँ पे दो पूरा है और ये आधा है, तो ये रेफ की मात्रा के ऊपर चला जाएगा। ज के ऊपर रेफ की मात्रा आ जाएगी, लेकिन ये अटैच इसके साथ है, अटैच ही इसके साथ है। वी, वी, विज्ञान, विशेष, विकट, विकट, विशेषण, विज्ञापन। बिल्कुल ठीक है, विज्ञापन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हम, हमदम, हम सफर, हम शक्ल, हम उम्र। बिल्कुल सही। अगर इंग्लिश के हम कुछ उपसर्ग देखें, डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, बिल्कुल सही। और डिप्टी डायरेक्टर। स्व, स्वदेश, स्वभाव, स्वतः। तो ये उपसर्ग हैं, याद रखने हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगेंगे, शब्दांश होते हैं। जब ये किसी शब्द के साथ लग जाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। शब्दांश, अकेले शब्दांशों का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये शब्दों के भी अंश हैं। अकेले शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं होता। ये अर्थ तभी देते हैं जब इनको किसी शब्द के साथ लगाया जाए। तो उपसर्ग की डेफिनेशन क्या हो गई? उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो ये उपसर्ग एंड एक चैप्टर हमने रिवाइज किया है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने ग्रामर टॉपिक्स डिस्कस